अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पेमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। निकाय चुनाव आरक्षण मामले में कल तक हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब हाईकोर्ट सभी मामलों में एक साथ सुनवाई करेगा। एकल पीठ ने भी निकाय चुनाव से संबंधित मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए भेज दिया है। हालांकि सरकार ने आज चीफ जस्टिस कोर्ट में केस मेंशन किया है और तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। सरकार ने कहा है कि उनका गजट नोटिफिकेशन आ गया है जिस पर सुनवाई की जाए। सरकार ने कोर्ट से मांग की कि जो रोक निकाय चुनाव पर लगाई गई है उसको हटाया जाए, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन नहीं होने के चलते रोक कर लगाई गई है। वहीं कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार करते हुए सभी मामलों की सुनवाई के लिए कल की तारीख तय की है। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, और क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया है और साथ ही कल कितने बजे सुनवाई होगी? जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि कोर्ट का ये मानना है कि जो सारे मामले हैं उनको एक साथ 2 बजे कल हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई कर ली जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जो 9 जून का जो नोटिफिकेशन था सरकार का, जिससे नियमावली बनी थी, उस पर कल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। और उसके अलावा तमाम ऐसी याचिकाएं हैं जिसमें आरक्षण से लेके तो तमाम उत्तराखंड के हाईकोर्ट के आदेशों का वायलेशन किया गया है। उन सारे आदेशों पर कल कोर्ट सुनवाई करेगा और उन सारे याचिकाओं को एक साथ कोर्ट ने क्लब कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि जितने भी मामले हैं उनकी एक साथ सुनवाई की जाएगी। वहीं जो एकल पीठ में भी आज मामले लगे थे, एकल पीठ ने भी रजिस्ट्री के माध्यम से कहा है कि जो भी एक तरह के मामले हैं उनको उनकी सुनवाई एक ही स्थान पर होनी चाहिए, लिहाजा सारे मामलों को क्लब कर दिया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि कल का दिन अहम रहेगा। सरकार ने जिस तरह से कोर्ट में आके ये बताया है कि जो उनका गजट नोटिफिकेशन है उसकी कॉपी उनको मिल चुकी है और उसको उन्होंने आज कोर्ट में दाखिल किया है। हालांकि कोर्ट से मांग की गई थी कि तत्काल इन सारे मामलों पर आज ही सुनवाई कर ली जाए और जो रोक कोर्ट ने लगाई है उसको हटा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने आज फिलहाल तत्काल सुनवाई से इनकार किया है और कल के लिए मामले सभी रख दिए हैं सुनवाई के लिए। अमनदीप, ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम पैदल रास्ते पर सोमवार हुए हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 1 यात्री घायल है। वहीं 2 यात्री अभी भी लापता हैं। एसडीआरएफ का सर्चिंग ऑपरेशन आज भी चल रहा है और मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। मलबे के अंदर कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। सोमवार को भैरव मंदिर के पास में पैदल रास्ते पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें दबने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। अभी तक 2 शव प्राप्त हो गए हैं, उनके परिजनों को अवगत करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1 व्यक्ति प्राप्त हुआ है जिनका उपचार पीएचसी में किया जा रहा है। शेष रेस्क्यू अभियान जारी है। हमारे शासन प्रशासन के नुमाइंदे हैं, सभी लोग यहाँ पर अभी मौके पे मौजूद हैं और जो हमारे मिसिंग हैं लोग कोशिश कर रहे हैं, माँ यमुना से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सकुशल हो। और बागेश्वर में भी बारिश के बाद में समस्याओं का दौर शुरू हो चुका है। कपकोट पे 9 सड़कें बंद है। पहाड़ी से भारी मलबा आया है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। प्रशासन की टीम बंद सड़कों को खोलने में जुटी हुई है। वहीं बारिश के बाद भी सरयू नदी का पानी बढ़ गया है और प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने को कहा है। चमोली में बारिश मुसीबत बनती जा रही है। नंदप्रयाग में नंदा नगर को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है। पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आया है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है, जिसके बाद में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में सड़क को खोला गया। चकराता में मुख्य मार्ग से लेकर ग्रामीण मार्गों में कई जगह ऐसी हैं जहां पर सड़कों के बुरे हाल हैं। डेंजर जोन, जजरेड़ समेत छोटे नए लैंडस्लाइड जोन विकसित हो गए हैं, जो कि बारिश में दरकने लगते हैं। वहीं सहिया माकती मार्ग पर तो एक गांव के नीचे पूरी सड़क ही तबाह हो गई है। वहीं लोगों ने खराब सड़कों को जल्द ठीक करने की मांग उठाई है, ताकि आवाजाही में हो रही परेशानी को खत्म किया जा सके। से टूटी हुई है। यह साल दर साल यही काम हो रहा है।
विभाग को शिकायतें जाती है। गड्ढे हैं वो भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं, नालियाँ हैं उसकी भी हालत खस्ता का है। आप देखेंगे चलने लायक बिल्कुल नहीं है रोड ये। हम छोटी छोटी बाइकों से चल रहे हैं। उदाहरण दूँ तो मंजियाना खत का एक गांव है पाटा, उसके नीचे एक दीवार बहुत पहले से गिरी हुई है। अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो जो पाटा गांव है वो भूस्खलन के जद में आएगा और जो एक बड़े परेशानी का सबब बनेगा। और मसूरी में सोमवार रात से हो रही झमाझम बारिश के चलते मसूरी का बारलोगंज इलाका बारिश के पानी से नहा गया है और इस क्षेत्र में अतिक्रमण और नालियों के चौक होने की वजह से बारिश का पानी कई लोगों के घरों में घुस गया है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। वहीं जल भराव ने स्थानीय प्रशासन के दावों की भी पोल खोल कर रखी है, जबकि बारिश के बाद में हर ओर मिट्टी और मलबा नजर आया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश का असर ऋषिकेश की टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ने लगा है और ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लंबी दूरी की राफ्टिंग पर भी रोक लगा दी गई है और केवल ब्रह्मपुरी से लेकर खारस स्रोत तक राफ्टिंग कराई जा रही है, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो सके। और चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही तेज बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी के साथ में बढ़ रहा है। अलकनंदा, धौली, पिंडर और साथ ही मंदाकिनी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं नदियों का पानी बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी किनारे न जाने की अपील की है। बागेश्वर में डिग्री कॉलेज रोड पर एक पेड़ गिरने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। पेड़ की चपेट में बिजली का पोल भी आ गया और बिजली की तारें टूट गईं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बिजली कट गई है। वहीं पेड़ गिरने की सूचना पर मौके पर पहुंची टीम ने पेड़ को रास्ते से हटाया और बिजली विभाग लाइन को ठीक करने में जुटा हुआ है। हरिद्वार के भूपतवाला में कई इलाकों में सीवर, पेयजल और इंटरनेट की लाइन डालने के लिए सड़कें खोदी गई हैं। विभागीय तालमेल की कमी से स्थानीय लोगों के साथ में बाहरी यात्रियों को भी बड़ी परेशानी हो रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हरिद्वार में विभागों के आपसी तालमेल में कमी और लापरवाही के चलते स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ ही बाहर से आ रहे यात्रियों को भी दिक्कतें हो रही हैं। उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में कहीं सीवर लाइन के लिए सड़क खोदी गई है तो कहीं पानी की लाइन डालने के लिए गड्ढे कर दिए गए। जैसे ही इन दो योजनाओं का काम खत्म होता है तभी इंटरनेट की लाइन डालने वाली कंपनी आकर फिर से सड़क खोद डालती है। गर्मी का सीजन और चारधाम यात्रा की वजह से आश्रम, धर्मशाला बाहुल्य क्षेत्र में बड़ी तादाद में बाहर से लोग पहुंच रहे हैं। गड्ढों वाली सड़कों से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। सब जगह सीवरेज का काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि जैसे एयरटेल विभाग वाले हैं वो अपनी एक तार डाल रहे हैं, सीवरेज वाले भी हैं। इन आपस में विभागों का समन्वय नहीं है और जिस समन्वय के ना होने के कारण लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपके ये सीवर वाले रोड डाल रहे हैं, रोड डालने के संग संग गड्ढे भर के नहीं जाते हैं। एयरटेल वाले हैं वो खोद के जाते हैं, वो नहीं, उनका नहीं काम होता है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि हमारे यहाँ की रोड और गड्ढे जल्द से जल्द कर दिए जाएं। अक्सर देखने को मिलता है कि अलग अलग सरकारी विभाग बिना आपसी तालमेल बनाए कहीं भी खुदाई शुरू कर देते हैं और अपना काम खत्म होने के बाद उस जगह की सुध भी नहीं लेते। शासन के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि कोई भी अगर काम करने के लिए सड़क खोदनी है या लाइन शिफ्ट करनी है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में। तो उसकी बैठक हमने आने वाले सोमवार को रखी भी है। उस सोमवार में हम लोग सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन देंगे कि अगर आपको कोई भी निर्माण कार्य करना है तो कोऑर्डिनेशन करके करें, ताकि अगर कोई कार्य हो उससे आम जनमानस और पर्यटकों को नुकसान न हो। विकास कार्यों के दौरान थोड़ी असुविधा होना लाजमी है, लेकिन यात्री बाहुल्य क्षेत्र में पीक सीजन के दौरान बेतरतीब खोदी गई सड़कें और लावारिस छोड़ दिए गए गड्ढे भारी परेशानी का सबब बन रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।
उत्तराखंड राज्य कर विभाग पर जांच के नाम पर परेशान करने के आरोप लगे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर इन दिनों ट्रकों का जाम लगा हुआ है। अब हालात यह है कि इंडस्ट्रियल एरिया में माल की डिलीवरी नहीं हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवरों के सामने खाने पीने और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी संकट खड़ा हो चुका है। एक हफ्ते से बॉर्डर पर खड़े ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि उनके पास में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी उन्हें बेफिजूल कई दिनों से रोक लगा दी गई है और तपती गर्मी में वो सड़क किनारे कई दिनों से बॉर्डर पर अटके हुए हैं। अब ऐसे में हालात तो काफ़ी बिगड़ रहे हैं और अगर ऐसे ही हालात रहे तो वो अब सड़क जाम कर अपना आक्रोश दिखाएंगे। से गाड़ियाँ खड़ी है, सेल टैक्स वाले जो है तो हमें परेशान कर रहे हैं। 4-4 दिन से गाड़ी बंद कर रहा है, आगे ले जा रहा है, गाड़ी बंद कर रहा है, कोई निर्णय नहीं निकाल रहा है। गाड़ी सारे नंबर 1 के कागजों पर खड़ी है, कंजरों वाली हालत में खड़े हैं हम। ये तो अपनी एसी में बैठे हैं, ना खाने की सुविधा ना पीने की सुविधा है, पानी तक का भी नहीं मिल रहा है पीने को। हमारी हालत देखिए तुम। कच्चा इस्तेमाल है, 4 दिन हो गया, 4-5 रोज हो गया, अभी कोई खाने का भी व्यवस्था नहीं, पीने का भी व्यवस्था नहीं, रहने का तो एकदम हाथी घोड़ा सब आ रहे हैं, हाथी जंगल से बाहर से हाथी आ रहे हैं, झमेला दुनिया भर का हो रहा है। अल्मोड़ा की कसार देवी की खूबसूरती अब उसके लिए अभिशाप बन चुकी है। ताबड़तोड़ हो रहे अवैध निर्माण से हरियाली के बीच में कंक्रीट के जंगल उगने लगे हैं और नियमों को ताक पर रखकर हो रहे निर्माण आने वाले दिनों में बड़े खतरे के संकेत भी दे रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कभी इन जगहों पर घने जंगल हुआ करते थे, जिनकी हरियाली को काटकर अब ताबड़तोड़ कंक्रीट के जंगल उगाने की तैयारी चल रही है। कहीं 4 मंजिल बिल्डिंग खड़ी हो रही है तो कहीं 5 मंजिला, और उम्मीद है आगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी यहाँ खड़ी कर दी जाए। कसार देवी की खूबसूरती पर जिस तरह से बट्टा लगाया जा रहा है, उससे वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के जंगल साफ हो जाएंगे। दरअसल इन जगहों पर बाहर से लोग आकर रिजॉर्ट और होटल बना रहे हैं। उनमें से कई तो ऐसे हैं जो बिना नक्शा पास कराए ही निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अल्मोड़ा विकास प्राधिकरण ऐसे लोगों पर चुप्पी साधे बैठा है। कसार देवी में भी यदि कोई मानचित्र स्वीकृत करना चाहता है तो प्राधिकरण उसको स्वीकृत करेगा, अन्य में स्वेच्छा अनुसार आवेदक अपना निर्माण कर सकता है। दरअसल कसार देवी का पूरा क्षेत्र बेहद ही खूबसूरत है। पर्यटकों की संख्या यहाँ लगातार बढ़ रही है। बिल्डरों की भी यहाँ नजर पड़ी और दूसरे राज्यों के बिल्डरों ने पट्टे की जमीन को खरीदना शुरू कर दिया और फिर उस पर बिना नक्शा पास कराए ताबड़तोड़ निर्माण भी शुरू कर दिया। हालात ये हैं कि अब जिधर भी देखा जाए उधर निर्माण कार्य ही चल रहे हैं। काफ़ी बाहर के लोग भी यहाँ पर आके जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो जैसा हमारा शिमला और मनाली और इन जगहों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रोक है, तो उसी तरीके से हमारे अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में भी सेंसिटिव एरिया होने के नाते यहाँ पर भी इस किस्म की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे और उस पर बाहरी व्यक्तियों के उसमें हस्तक्षेप पे थोड़ा रोक लगनी चाहिए। भीड़ भड़ाका हो गया है, जितने बाहर के आए हुए लोग वहाँ पे लीज में जमीन लेके इतना बड़ा वहाँ पे निर्माण कार्य कर रहे हैं, वो ना वहाँ की भौगोलिक स्थिति के लिए सही है, न वो हमारे भविष्य के लिए सही है। कसार देवी का अधिकांश हिस्सा रोड से सटा हुआ है, जहां पट्टे की जमीन है। इसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है, और ना तो इस जमीन पर कोई लोन मिल सकता है। हैरानी की बात यह है कि इसी पट्टे की जमीन पर बिल्डर्स का पूरा खेल चल रहा है। और मजे की बात ये कि जिस प्राधिकरण पर निर्माण की मंजूरी या नामंजूरी की जिम्मेदारी है, वो खुद आराम से बैठा ठंडी हवा खा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और रुद्रप्रयाग के सीतापुर पार्किंग में एक बार फिर से विवाद हो गया है। बताया जा रहा है कि पार्किंग कर्मचारी का स्थानीय लोगों के साथ में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, बहस हुई, जिसके बाद में एक शख्स ने कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाद में पुलिस के आने पर मामला शांत हुआ। और विकासनगर के ग्रामीण इलाकों में खेतों की सिंचाई के लिए बनी नहरें कई जगहों पर टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी नहीं मिलने से धान की बुआई नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि नहरों को ठीक करवाने को लेकर कई बार सिंचाई विभाग ने से भी गुहार लगाई गई, लेकिन नहरों को ठीक नहीं किया जा रहा है। विकासनगर के शाहपुर, कल्याणपुर से लेकर कुंजा गांव तक तकरीबन 6 से ज्यादा गांव के किसान सिंचाई के पानी के लिए तरस रहे हैं।
डालीपुर में बो रखी, सारी खेती बांझी पड़ी, पानी बिल्कुल भी नहीं, नाड़ी सारे में चौक पड़ी, तो हम किससे दोगुनी कर लें। यहाँ कुछ भी नहीं है जी। सरकार इनके विभाग को फ़ोन करे तो ये कहें कि हमारे पास कोई बजट नहीं है, अपने आप कर लो। के सिंचाई विभाग के वो कुछ भी करने को तैयार ही नहीं है। बहुत हमने अपनी ढालीपुर वो रखी है, यहाँ पानी की दिक्कत इतनी है, अब बताओ हम क्या करें बिना पानी के। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी की खूबसूरती ऐसी है कि हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसे में जो पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं अपनी सारी थकान भूलकर बस यहां के सौंदर्य में ही खो जाते हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ की खूबसूरत वादियों में कल-कल बहता झरना, पानी के तेज शोर के बीच शीतल हवाओं की सुगंध में पर्यटक अपनी पूरी थकान भूल जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये नज़ारे उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी के हैं। यहाँ हर कोई आकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। घुमावदार घाटियाँ, ऊंची चट्टानें, देवदार के घने जंगल और बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटियों को देखकर पर्यटकों का मन करता है कि बस यहीं का होकर रह जाएं। हर्षिल के लिए तो बस ये है कि स्वर्ग है, यहाँ बहुत सुंदर है। कितने कब आए आप यहाँ? हम कल आए थे। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। मौसम कैसा है यहाँ? मौसम तो बहुत सुंदर है। हर्षिल घाटी हमेशा से सैलानियों को अपनी ओर खींचती रही है। इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हिमालय की गोद में बसे छोटे लेकिन आकर्षक हिल स्टेशन की ऐसी खूबसूरती है कि जो एक बार यहाँ आ गया तो उसकी यादों में हमेशा के लिए हर्षिल बस जाता है। मैं कश्मीर गया था मेरी लास्ट विजिट लास्ट ईयर में मेरी कश्मीर की थी, बट यहाँ आके मुझे लगा कि कश्मीर तो अपना ठीक है, अपना नाम से है, बट यहाँ लोगों को आना चाहिए। अपना मैं अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर यहाँ इसलिए लाया हूँ अपने बच्चों को अपनी सभ्यता के बारे में बताने। मौसम का भी सोच के मुझे लग रहा था कि चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, लेकिन जब फाइनली मैं यहाँ पे आया और पहली बार हर्षिल को देखा तो मुझे लगा कि मैंने गलती की काफ़ी दिनों से यहाँ पर सोचते हुए कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और फाइनली जब मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। अपने नाम को सार्थक करती हर्षिल घाटी में जो भी आया यहाँ से हर्षित होकर ही जाता है। सुकून के पलों के लिए आनंदित करने वाली इस घाटी को वाइब्रेंट विलेज के तौर पर भी विकसित किया गया है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जा रहा है, जिससे मनमोहक वादियां आपका और मन मोह सके। न्यूज़ 18 के लिए हर्षिल से बलबीर परमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड यूपी बॉर्डर का मोहंड इलाका करीब 20 किलोमीटर लंबा घना जंगल है, जहां ना मोबाइल नेटवर्क है और ना ही इमरजेंसी की कोई अन्य सुविधा। रोजाना हजारों लोग यहां से गुजरते हैं, लेकिन अगर हादसा हो जाए तो मदद तक पहुंचना मुश्किल है। देखिए न्यूज़ 18 की ये ग्राउंड रिपोर्ट। देहरादून को सहारनपुर और दिल्ली को जोड़ने वाला मोहंड इलाका करीब 20 किलोमीटर का जंगल है। इस रूट पर लोगों के लिए ये एक ब्लाइंड जोन बन चुका है। ना मोबाइल नेटवर्क, ना इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम। हादसा हो जाए तो ना मदद बुला सकते हैं, ना खुद बाहर निकल सकते हैं। इस इलाके में छोटी सी दुकान चलाने वाले कुर्बान का कहना है कि यहाँ कोई हादसा होता है तो फिजिकली ही पुलिस के पास जाना पड़ता है, तभी मदद मिल पाती है। कि भाई जैसे बाइक वाला जा रहा या कोई 4 व्हीलर वाला जा रहा है, बेच चौके बोल देना फला बंदे का एक्सीडेंट हो गया और फला जगह हो गया। बड़ी गाड़ी से वहाँ छोटी गाड़ी से बता दियो। दिक्कतें बहुत है यहाँ, नेटवर्क की दिक्कत है साहब, मोबाइल की दिक्कत है, एम्बुलेंस की दिक्कत है, पुलिस को बुलाने की दिक्कत है, सभी दिक्कतें ही दिक्कत है। मान लिया अब तो चलो बरसात का मौसम है, गर्मी में अगर बंदा कोई पानी से भी तड़प रहा नहीं तो वो भी ऐसा भी नहीं कि 2 बूंद गिले पानी। न्यूज़ 18 को यहाँ ऐसी 2 फैमिलीज मिली जिनकी गाड़ी खराब हो गई। मोबाइल नेटवर्क नहीं, मदद का कोई साधन नहीं। ये लोग घंटों तक जंगलों में फंसे रहे। उनका कहना है कि नेटवर्क होता है तो मदद के लिए अपने लोगों को कॉल कर सकते हैं। ये नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर, और जैसे थोड़ा सा जंगल आउट एरिया है तो सर जैसे कोई गाड़ी वगैरह खराब हो जाए तो सर यहाँ
आने जाने का थोड़ा प्रॉब्लम है। रात माता के मंदिर में आए थे दर्शन करने के लिए और रास्ते में थोड़ी बाइक खराब हो गई, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैकेनिक वगैरह नहीं है, नेटवर्क नहीं है, थोड़ा फोटो वगैरह और वीडियो वगैरह बना लेते हैं, जैसे कुछ नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं है। हम लोग फोन कर लेते हैं अपने कोई रिलेटिव्स को या कलीग्स को, उनको बोल देते वो हेल्प के लिए आ जाते। अब ओवरहीट की वजह से बंद हो गई है। सबसे चौंकाने वाली बात, ये इलाका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी वही सरकार है, लेकिन फिर भी आज तक यहाँ नेटवर्क की सुविधा नहीं दी गई। ये इलाका आज भी नेटवर्क कनेक्टिविटी से अछूता है। यहाँ पे कई बार प्रयास किए गए, लेकिन ये कहा गया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है, जिसके चलते यहाँ पे अब खासी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ती है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 मोहुंड। चीन के बाद में अब नेपाल से सटे गांव को भी वाइब्रेंट विलेज में शामिल किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज में शामिल होने से जहां इन गांवों में जरूरी सुविधाओं का ढांचा खड़ा होगा, तो वहीं सुरक्षा की पहली दीवार भी मजबूत होगी। वाइब्रेंट विलेज 2.0 में 24 गांव को शामिल किया जा रहा है, लेकिन अब छूटे गांव को भी वाइब्रेंट विलेज में शामिल करने की डिमांड उठ रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में अभी भी विकास की खासी दरकार है। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे सैकड़ों गांव आज भी ऐसे हैं जहां जरूरी सुविधाएं आजादी के 7 दशक बाद भी पहुंच नहीं पाई हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने जहां पहले चाइना बॉर्डर से सटे गांव को वाइब्रेंट विलेज में शामिल किया था, वहीं अब वाइब्रेंट विलेज 2.0 में नेपाल बॉर्डर से सटे गाँव को भी शामिल किया जा रहा है। जो सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े हुए गाँव हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को तीव्र गति से चलाने के लिए गाँव की सूची जो है हमें दी गई है, जिसमें विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ में नेपाल बॉर्डर के 2 दर्जन गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है। वाइब्रेंट विलेज में शामिल गांव में रोड, हेल्थ, मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी जरूरी सुविधाएं जुटाने का टारगेट है। साथ ही इन गाँवों को पर्यटन के केंद्र के रूप में लाने का प्लान है। बॉर्डर से सटे गांव में सुविधाओं की कमी से पलायन की रफ्तार लगातार बढ़ी है। नतीजा ये है कि कई गांव तो गोस्ट विलेज में तब्दील हो गए। ऐसे में बॉर्डर की पहली सुरक्षा पंक्ति भी कमजोर पड़ी है, लेकिन अब इस कमी को दूर करने की पहल हो रही है। नेपाल बॉर्डर के 24 गांव को वाइब्रेंट विलेज में शामिल किया गया है, लेकिन अब छूटे गांवों को भी इसमें शामिल करने की डिमांड हो रही है। बहुत सारे ऐसे गांव छूटे हुए हैं जिन गांव में वास्तव में उनका चयन होना चाहिए था। वहां इतने विकास की आवश्यकता है कि आज भी वो लोग, बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं कि वहां 19वीं सदी का जीवन जीने को आज भी क्या कहते हैं बाध्य हैं। पिथौरागढ़ में नेपाल बॉर्डर पर 100 से ज्यादा गांव मौजूद हैं। इन गांवों के ग्रामीण आए दिन जरूरी सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। ऐसे में ग्रामीणों की इकलौती आस वाइब्रेंट विलेज योजना पर अटकी है। ऐसे में देखना है कि छूटे गांवों को कब इस योजना का फायदा मिल पाता है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और हरिद्वार के ज्वालापुर से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने दूसरी शादी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं बीजेपी ने सुरेश राठौर को अनुशासनहीनता का नोटिस भेजा है और 7 दिन में जवाब मांगा है। सुरेश राठौर ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की थी, जिसके बाद में उनकी शादी यूसीसी की जद में है। अब सुरेश राठौर ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर से शादी की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि राठौर के जवाब का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।